हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों आज हमने जो सेशन लाए हैं आप सभी के लिए वो 6 मार्च के आपके फिजिक्स के पेपर में छपने वाला है, क्योंकि आज हमने लाए हैं आपके लिए पूरी किताब के 5 महत्वपूर्ण नियम। तो आपकी पूरी फिजिक्स के एनसीईआरटी के 9 चैप्टर में से वो 5 नियम कौन से हैं जो आपके पेपर में छपने वाले हैं। तो किस तरीके से हम आपके पेपर में 5 नियम हैं जो आपके पेपर में आते हैं हर साल, उसे आपको तैयार करना है और किस तरीके से बहुत ही आसानी से मुझे तैयार कर सकते हैं और कितना एग्जाम में आएगा, इन सभी बातों को करते हैं। बस आपका केवल 10 मिनट चाहिए और इस 10 मिनट में आपका आज 5 नंबर एकदम पक्का होने वाला है। तो देखिए इस वीडियो में क्या मिलता है आपको। देखिए यहाँ पर जो है बायो सेवर्ट का नियम। पहला नियम क्या है बच्चों? बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट ने क्या बताया कि किसी धारावाही चालकतार, कोई धारावाही चालकतार है, इसके कारण किसी बिंदु पर, कोई बिंदु हमने पी ले लिया, इस बिंदु पर आपको छोटा सा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा डीबी, वो किस बात पर डिपेंड करता है? ये भैया आर पर डिपेंड करता है। ये आर क्या है? आर डिस्टेंस होता है, किस दूरी पर आप लेना चाह रहे हो। और ये किस पर होगा? ये अल्पांश लंबाई पर निर्भर करता है। अल्पांश लंबाई यानी कि डीएल, समझ पा रहे हो। और यहाँ पर आपको ये क्या होगा? एक थीटा बनाना होगा। ये क्या है? एक साइन थीटा होगा। और ये तब उत्पन्न होता है जब इसमें क्या हो? धारा प्रवाहित तो हो रही हो। तो यानी कि किसी धारावाही चालकतार के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व मान ज्ञात करने के लिए बायो तथा सेवर्ट ने यह नियम दिया। इस नियम के अनुसार यहाँ पर क्या होगा? जो आपका डीबी है वो निर्भर करता है धारा पर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो आपका डीबी है बच्चों, ये निर्भर करता है किस पर? अल्पांश लंबाई पर। तो इक्वेशन नंबर सेकंड कर देना। यहाँ पर जो डीबी है ये निर्भर करता है साइन थीटा पर। ठीक है, एंगल कितना है? समीकरण 3 कर देना। जो आपका डीबी होने वाला है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के, क्योंकि दूरी बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र का मान घट जाता है। तो ये ध्यान देना। तो 1/r² होता है दूरी के वर्ग के। तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 4 हो गया। ये 4 समीकरण आपको बनाने हैं। इसके बाद आपको लिखना है कि समीकरण 1 2 3 4 में डीबी क्या है? कॉमन है, एक जैसा है, एलएचएस है। तो एलएचएस कैसा है? बराबर है। तो यहां पर लिख देना कि समीकरण 1 2 3 व 4 से, किससे कर रहे हैं हम? समीकरण 1 2 3 4 को मिलाएंगे तो यहाँ पर डीबी एक जैसा है तो डीबी कॉमन करके क्या हो जाएगा? अकेला डीबी हो जाएगा। प्रोपोर्शनल ये एक साथ लिखेंगे, कैसे होगा? आई हो जाएगा, डीएल हो जाएगा, इसके साथ क्या आ जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। नीचे कौन आ रहा है? क्योंकि नीचे कौन है? r² है, तो नीचे हो जाएगा इस प्रकार से r²। तो बच्चों यहाँ पर ये जो dB होने वाला है, इस dB को जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जो μ0 होता है अपान का 4 पाई। तो μ0 अपान 4 पाई आई dl साइन थीटा अपान होता है r²। तो यही है आपका आंसर। और इतना आपने अगर लिख दिया तो 5 नंबर ये जो है बायो सेवर्ट का नियम, ये आपको 6 मार्च के पेपर में भौतिक विज्ञान में मिलने ही मिलने वाला है, गारंटी है। तो इसको अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतना ही आपको एग्जाम में करना है। ये लैंग्वेज लिखनी है, ये डायग्राम बनाना है और इतने से इक्वेशन को लिख करके ऐसे चले आइएगा। ये जो डीवी का मात्रक होता है उसको मात्रक बोलते हैं टेस्ला। क्या होता है मात्रक? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। और यहाँ पर जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको भी बता देते हैं। जो μ0 है भैया, μ0 अपान का 4 पाई, तो μ0 अपान का 4 पाई की वैल्यू है 10 की पावर -7। कितना है? 10 की पावर -7 होता है। तो ये बात ध्यान रखना कि जब भी सवाल इस पर आएगा तो μ0 का मान निकाल लेना। μ0 क्रॉस 1 करके कितना आ जाएगा? 4 पाई गुणे 10 की पावर -7 हो जाएगा। ये है इसका मान। ठीक है, तो बस इतना ही आपको बायो सेवर्ट याद करना है और इसके अनुप्रयोग भी हम आपको सिखाने वाले हैं। तो इसका जो अनुप्रयोग होगा, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। ठीक है, तो इसके साथ सीख लेंगे। ये नियम आपको आना ही आना चाहिए। अब चलिए सीखते हैं इसका अगला क्या नियम है हमारी बुक का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो क्या नियम है? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 2 3।
देखते हैं आपका अगला जो नियम है वो क्या है। अगला नियम आपका क्या है, स्नेल का नियम। क्या होने वाला है, स्नेल का नियम। तुरंत का तुरंत अभी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि हम आपको रटाएंगे नहीं बल्कि आपको सिखाने वाले हैं। फिजिक्स आप फील करें, फिजिक्स आप सीखें। यहाँ पर स्नेल चाचा ने जो बताया, क्योंकि आपने देखा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन वही है, तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम जिसमें हम लोग क्लास 10th में पढ़ सकते हैं, स्नेल का नियम। स्नेल ने क्या बताया यहाँ पर कि साइन आई अपान होता है साइन आर इक्वल एन। एन क्या होता है, एन होता है अपवर्तनांक। तो पहले यहाँ पर सभी बातों को जान लेते हैं कौन क्या है। आई यहाँ पर है भैया, आई आपतन कोण, आई क्या है, आपतन कोण। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर जो आर है, आर को बोलते हैं अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। यहाँ पर है आपका एन, एन को बोलते हैं अपवर्तनांक। एन क्या है भैया, अपवर्तनांक है। उसके बाद यहाँ पर साइन लिया गया है, तो अकेला जो साइन है इसे हिंदी में कहते हैं जया। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, जया। केवल आप अगर इन शब्दों को ध्यान दें किसको क्या कहते हैं, तो ये परिभाषा आपको तुरंत का तुरंत याद हो जाएगा, क्योंकि ये परिभाषा ये फार्मूला बताता है। देखना, आई क्या है, आपतन कोण है, आर क्या है, अपवर्तन कोण है, साइन क्या, जया। तो आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। देखो यहाँ पर जो लिखा है वो किस तरीके से ये प्रकट कर रहा है, ये बोल रहा है 4K में बोल रहा है बच्चों। देखो यहाँ पर ये कह रहा है आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्योंकि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित इसलिए होता है क्योंकि उसका वेग बदल जाता है। लेकिन वेग क्यों बदलता है, वेग इसलिए बदलता है क्योंकि उसमें अपवर्तनांक होता है। तो अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। तो अलग अलग जो माध्यम है उसमें एक कांस्टेंट वैल्यू आता है, उस कांस्टेंट वैल्यू को एन कहा गया। कैसे बोलेंगे फिर से, आपतन कोण की जया, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ पर लिखा है, यही है आपका नियम। और बच्चों ये 2024 के पेपर में जानते हो इतना, केवल 3 नंबर का पूछा था। समझ पा रहे हो 3 नंबर कितना होता है, 3 नंबर के लिए आपको डेरिवेशन करना होता है बहुत बड़ा सा। और स्नेल का नियम 3 नंबर में इस तरीके से पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ पर जो नियम होते हैं, 2 नियम आपको आएगा ही आएगा आपके पेपर में। तो जो 5 नियम है इसे आज सीख लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो उम्मीद करते हैं स्नेल का नियम आपने सीख लिया होगा, तो इसको स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि स्नेल का नियम क्या है। 1 2 3। तो बच्चों बढ़ते हैं, स्नेल के नियम के बाद का कौन सा नियम है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आ गया आपका एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायो सेवर्ट का नियम, एम्पियर का नियम, स्नेल का नियम, ये सभी आपकी तैयारी में आना ही आना चाहिए। जो बच्चे अभी कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ से आपको 5 नंबर मिलना ही मिलना निश्चित है, इसलिए यह वीडियो बन रहा है। तो देखना, एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर साहब ने क्या बताया, इन्होंने एक नियम बताया परिपथ पर लेकर के। उन्होंने कहा रेखा समाकलन, ये क्या है भैया, समाकलन का सिंबल है। तो ये बंद है, गोला हमने बनाया है, और क्या है, बंद पृष्ठ के लिए है। तो किसी बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन क्या होता है, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है जो थोड़ा सा है तो dv है, डॉट आपका क्या है, dl है, राइट। तो दोनों कैसे हैं, सदिश राशियां होती हैं, और सदिश राशियों को इस तरीके से निरूपित करते हैं। तो इस पूरे अवयव को, पूरे फंक्शन को एक नए नाम से रखा गया रेखीय समाकलन, या इसे कहा गया रेखा समाकलन। तो ये क्या हो गया, रेखा समाकलन। ये बराबर होता है बच्चों म्यू नॉट, किसके बराबर होता है, म्यू नॉट के। म्यू नॉट क्या है, चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता। ये बराबर होता है किसके, कुल धारा, कुल धारा मतलब सिग्मा आई के। आई क्या है, विद्युत धारा, यहाँ पर आई क्या है, विद्युत धारा है।
फर्स्ट पार्ट में आई जो है, फर्स्ट पार्ट में जो आई है वो क्या है, विद्युत धारा है, और यहाँ पर जो सेकंड पार्ट में अभी आपने देखा आई वो आपतन कोण है। ठीक है, तो कोई मिस्टेक नहीं करना। यहाँ पर देखिए ये आपका जो होने वाला है वो dB और dl है, ये म्यू नॉट है, ये सिग्मा आई है, यही है आपका एम्पियर भाई साहब का नियम। अब देखिए जो यहाँ परिभाषा लिखा है उसे कैसे आप याद करेंगे, क्योंकि आपको तो ये याद करना ही पड़ेगा। तो अगर ये याद कर लिया आपने तो ये चीज़ें यहीं से बन रही हैं, ये चीज़ें यहीं से फिल करके आती है भाई साहब। जो किताब बनता है ना वो किताब फिजिक्स की फील करके बनता है, उससे स्वाद आता है, वो आप फील करिए। वो फार्मूला पहले बनाया जाता है, फार्मूले से ही आपकी डेरिवेशन होते हैं, फार्मूले से ही आपका सारी चीज़ों का अस्तित्व होता है, फार्मूले से ही परिभाषा बनता है। तो यहाँ समझिएगा ये है किसी बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन, टोटल क्या है, किसी बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन निर्वात की चुंबकशीलता एवं कुल धारा का गुणनफल, एवं कुल धारा का गुणनफल बराबर होता है, एवं कुल धारा के गुणनफल के बराबर होता है। क्या बराबर होता है, रेखा समाकलन। देखना समझाते हैं आपको। यहाँ पर जो ये है बंद पृष्ठ dB वेक्टर डॉट dl वेक्टर, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेखा समाकलन। इसको क्या कहते हैं, रेखा समाकलन। तो क्या कहते हैं, रेखा समाकलन। और जो म्यू नॉट होने वाला है इसको कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, इसको कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, इसको कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। और जो आई है यहाँ पर, आई क्या है, विद्युत धारा है, आई क्या है, धारा होने वाला है। तो यहाँ पर किसी बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन निर्वात की चुंबकशीलता एवं कुल धारा के गुणनफल के बराबर होता है, एम्पियर का परिपथीय नियम। यही हमने लिखा भी है यहाँ पर, किसी बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन निर्वात की चुंबकशीलता एवं प्रवाहित कुल धारा के गुणनफल के बराबर होता है। कुल का मतलब होता है टोटल, बीजगणितीय योग। ठीक है, तो इस तरीके से परिभाषा को आप बोलेंगे और इतना आपने लिख दिया, इसके मतलब को आपने समझा दिया, हो गया कहानी आपका। ये 3 नंबर का प्रश्न हो गया। इतना एग्जाम में करना होता है बच्चों, ये चीजें हो गई, इतना ही करना है। अब इसके एक अनुप्रयोग होता है कि अनंत विस्तार का कोई आवेशित तार है तो उसके निकट उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो उसको अनुप्रयोग को हम लोगों ने डिटेल में लेक्चर लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एम्पियर का परिपथीय नियम आता है तो इतना आपको करना होगा ताकि आप 3 में 3 नंबर पा सकें। इस सारे प्रश्न 3 नंबर के होने वाले हैं, यहाँ से आपको बिल्कुल प्रश्न आएगा ही आएगा, मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ बच्चों। तो यहाँ पर समझिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3। तो बच्चों ये हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके अगले नियम का और देखते हैं चौथा नियम क्या है। चौथा नियम समझते हैं, देखिएगा कितना बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम भाई साहब। आपके 7 सेट बनते हैं, 7 सेट में एक भी ऐसा सेट नहीं है जिसमें फैराडे का नियम ना आए। तो फैराडे के नियम को समझते हैं। फैराडे सर ने क्या बताया, फैराडे सर ने यह लिया कि आप घर पे इसको लेकर करिएगा, बहुत मजा आएगा। घर पे इसको कर कैसे सकते हैं, एक कुंडली बनाइए, कॉपर के तार को लीजिए और एक चुंबक को लीजिए। तो कुंडली और चुंबक, कुंडली को रोको, चुंबक को लेके जाओगे साथ में तो कुंडली में धारा बनती है, या चुंबक को रोको, कुंडली को साथ में लेके आओगे तो कुंडली में धारा बनता है, या दोनों को साथ में लेके आओगे तो कुंडली में धारा बनती है। राइट, समझ पा रहे हो? यही प्रक्रिया है आपका पावर हाउस पे जो करंट बन रहा है, जिसके नीचे आप बिजली के नीचे पढ़ रहे हैं आज। ठीक है, जो विद्युत ऊर्जा है, इसी तरीके से फैराडे के नियमों पर यह बनाया गया है बच्चों। तो यहाँ पर समझिएगा, फैराडे सर ने जो आपका एक्सपेरिमेंट है वही उनका नियम है, इसको एक्सपेरिमेंटल समझो। जब चुंबक व कुंडली के मध्य सापेक्ष, सापेक्ष मतलब रिलेटिव, चाहे इसको, जब चुंबक व कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होती है तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो धारा को प्रेरित करता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। यही फैराडे का प्रथम नियम है। यहाँ पढ़ सकते हैं कि फैराडे का जो प्रथम नियम है, इन्होंने 2 नियम दिए हैं, तो फैराडे का जो नियम आएगा दोनों नियम लिखने का है। फैराडे का प्रथम नियम जो है, जब चुंबक व कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होती है
तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो धारा को प्रेरित करता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये नियम इतना सटीकता से है और आपको तुरंत याद हो जाएगा। ये लैंग्वेज बहुत ही आसान है, ठीक है, तो समझिएगा। अगला जो नियम है उसको समझना है ध्यान से, फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का जो द्वितीय नियम है, यहाँ पर जिस विद्युत वाहक बल की बात हुई है पहले नियम में, इस विद्युत वाहक बल को कैसे उत्पन्न किया जाए इस पर द्वितीय नियम दिया गया है। तो जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है बच्चा, ये विद्युत वाहक बल का सिंबल है ई, को हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये ई बराबर होता है माइनस का d∅b बटे में होता है dt। समझ रहे हो, ये है आपके फैराडे का द्वितीय नियम। यहां से ये परिभाषा निकल के आया, समझो। देखो ये φv क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का मान है। फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है। तो यहाँ φv, d क्या है, परिवर्तन दिखा रहा है। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की ऋणात्मक दर, दर का मतलब क्या, समय से भाग करने को दर कहते हैं, दर कहते हैं। तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। जो ई है बच्चों, जो ई है यहाँ पर, ई को अपन लोग क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। ई को क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। ई आपका क्या है, विद्युत वाहक बल है। उसके बाद में यहाँ पर जो सिंबल यूज हुआ है φb, तो φb आगे d लगा है, तो ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन है। किसको डिनोट कर रहा है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन, ठीक है। तो इसके नीचे सिंबल को भी आपको जानकारी होनी जरूरी है, इसके सिंबल को भी लिख दीजिएगा ताकि एग्जामिनर कहीं से भी आपका एक भी नंबर ना काट सके, ठीक है। कोई प्रायोरिटी ना रखना। और dt जो है, इस dt को हम लोग क्या बोलते हैं, समय कहते हैं। और समय को ही अपनी फिजिक्स में हम लोग क्या कहते हैं, दर के नाम से पुकारते हैं। समय को क्या कहते हैं, दर के नाम से पुकारते हैं, टाइम को। तो ये समझ गए, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये बच्चों जो ऋणात्मक आया है, माइनस आया है, ये माइनस आता है लेंज के नियम से। लेंज का क्या नियम है कि विद्युत धारा उस कारण का विरोध करती है जिस कारण धारा उत्पन्न होती है, इसे लेंज का नियम कहते हैं। यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। तो इसके लगे हाथ आपने लेंज के नियम को भी अच्छे तरीके से सीख लिया। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये नियम आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है कि फैराडे के प्रथम एवं द्वितीय नियमों का उल्लेख कीजिए या विवेचना कीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने 2-3 मिनट के टाइम के अंतर्गत फैराडे के दोनों नियमों को बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिया। स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से आज रात में चैलेंज एक्सेप्ट करें और इस 5 नियमों को याद कर लें। और कमेंट करके कल बताना कि हमें सर 5 नियम आसानी से याद हो गए हैं। तो देखिएगा, ये हो गया। अब चलते हैं अपने 5वें नियम पर और 5वां नियम देखते हैं क्या होने वाला है। तो 5वां जो नियम है वो कुछ इस प्रकार से होने वाला है, ओम का नियम। 5वां नियम क्या है भैया, ओम का नियम है। ओम का नियम क्या होता है भैया, ओम का नियम भी एक्सपेरिमेंट है, आप इसे करिएगा। यहाँ पर क्या होता है कि भैया जब हम एक तार लेते हैं, क्या लेते हैं, तार लेते हैं। अब इस तार में अगर हमने बैटरी जोड़ दिया, कितना वोल्ट का, 20 वोल्ट का बैटरी किसी सिंपल तार में जोड़ने से, जब जोड़ते हैं तो इसमें धारा उत्पन्न होती है। जो धारा उत्पन्न होती है वो कितना एम्पियर उत्पन्न होती है, 2 एम्पियर उत्पन्न हुई। यह एक्सपेरिमेंट फला ने किया था, ओम चाचा ने किया था। तो इन्होंने कहा कि जब हमने एक तार लिया, उसमें 20 वोल्ट की बैटरी लगाई तो धारा मापा कितना आया, 2 एम्पियर आया। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस एक्सपेरिमेंट को बढ़ाया जाए और एक्सपेरिमेंट को वही तार लिया, तार वही है। इस बैटरी को एक की जगह कितना कर दिया, 2 कर दिया। तो ये 20 और 20 कितना हो गया, 40 हो गया। कितने वोल्ट का हो गया, 40 वोल्ट का हो गया। तब इन्होंने देखा कि जो धारा है भैया आई, वो 2 एम्पियर से बढ़ करके कितना एम्पियर हो गया, 4 एम्पियर हो गया। वाह। अब इन्होंने कहा अगर ऐसा है, असंभव हो रहा है, असंभव से संभव हो रहा है कि आपका धारा जो है वोल्टेज पर निर्भर कर रही है। धारा जैसे ही हमने बढ़ाया, तो जितना धारा बढ़ाया, अगर वोल्टेज हमने 2 गुना किया तो धारा भी कितना हो गया, 2 गुना हो गया।
तो ऐसा है कि भैया वोल्टेज को कम करते हैं, तो इन्होंने अगले लाइन में क्या किया, तार वही रहने दिया और वोल्टेज को कितना कर दिया, 10 वोल्ट कर दिया। आपके दिमाग में भी आना चाहिए, अगर हमने वोल्टेज को 10 वोल्ट कर दिया तो जो धारा उत्पन्न हुई, जल्दी से बताओ कितनी धारा उत्पन्न होगी, धारा उत्पन्न होगी 1 एम्पियर। 20 वोल्ट की बैटरी 2 एम्पियर उत्पन्न कर रही है, 40 वोल्ट की बैटरी 4 एम्पियर करंट उत्पन्न कर रही है, तो 10 वोल्ट की बैटरी 1 एम्पियर करंट उत्पन्न किया। ऐसा हुआ उनके एक्सपेरिमेंट में। तो ये तीनों एक्सपेरिमेंट में ये सिद्ध कर दिया कि जो धारा बन रही है, जो विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, वो किस बात पर डिपेंड कर रही है, ये डिपेंड कर रही है कितनी ज़्यादा बैटरी है। बैटरी का मतलब कितना विभवांतर है। तो आप जितना ज़्यादा बड़ा बैटरिया लगाएंगे ना, उतना ज़्यादा धारा मिलेगा, क्योंकि विभवांतर पर ही डिपेंड करता है आपका क्या, वैद्युत धारा। और क्यों डिपेंड करना पड़ता है, क्योंकि उसमें होता है एक विद्युत रोधी, जिसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। बिल्कुल सर। तो ये था इनका छोटा सा एक्सपेरिमेंट, ये चीज़ें आपको सिखाएगी कि ये जो नियम है, ये नियम आया कैसे। ठीक है, तो ये जो नियम है वो होता है आपका V, क्योंकि V पर ही निर्भर कर रहा है, निर्भर को बोलते हैं समानुपाती। V निर्भर करता है जो आपकी धारा पर, और धारा आपका निर्भर करता है V पर। आया कि नहीं आया। आपकी जो धारा है वो किस बात पर डिपेंड करती है कि बैटरिया कितनी बड़ी लगी है, छोटी सी लगी है या बड़ी सी लगी है। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। बिल्कुल सर, समझ में आ गया। तो ये जो बी प्रोपोर्शनल आई है, ये बी प्रोपोर्शनल को जो हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आता है जिसको हम लोग आर कहते हैं। बस इतना ही आपको लिखना होता है। और वी क्या है यहाँ पर, वी को हम लोग विभव या विभवांतर कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, विभवांतर है। उसके बाद में आई क्या है, आई तो देख ही लिया आपने, आई को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। और आर जो है, आर क्या यहाँ पर, आर को अपन लोग प्रतिरोध कहते हैं। आर को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। वो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, लगे हाथ आप इसके मात्रक को भी याद करें तो वोल्ट कहते हैं। धारा का मात्रक आपका एम्पियर है। उसके बाद प्रतिरोध का मात्रक ओम है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है। क्योंकि इसको बताया किसने, ओम ने बताया। तो कुछ अपने आप का क्रेडिट तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो ये चाचा ले लिया अपना क्रेडिट कि प्रतिरोध का मात्रक क्या रखा जाए, ओम रखा जाए। तो प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया, ओम हो गया। ये था आपके दिमाग को खोलने का तरीका, समझ पाए। और किताब आपकी जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो कितना, इतना लिखना है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, हमारा जो तार है वो हमेशा एक जैसा ही रहना चाहिए, तार बदलना नहीं है। इसलिए यहाँ लिखा है किसी चालक, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब जिस कमरे में कर रहे हो वहीं रहो, ताप दाब एक समान हो। कैसा हो, एक समान हो। तो चालक के सिरों पर, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी V समानुपाती है धारा के, और B प्रोपोर्शनल हटा तो कांस्टेंट आया क्या, R। तो बस इसको लिखिएगा, इतना इतना आपका 3 मार्क्स का काम हो गया। समझ आया कि नहीं आया। याद रखना कि आपका विद्युत धारा से ओम के नियम से क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं। तो ओम का नियम और ये फार्मूला याद होना चाहिए, ताकि जो आपका इस पर न्यूमेरिकल बनेगा ये वाला, आप इसको न्यूमेरिकल भी आपको लगाना सिखाएंगे। इस पर जो न्यूमेरिकल होते हैं ये किस प्रकार से इस पर न्यूमेरिकल लगे होते हैं। जैसे यहाँ 2 ओम दे दिया, यहाँ 4 ओम दे दिया। तो इस टाइप पर जो न्यूमेरिकल होता है इसमें प्रवाहित धारा का मान अगर पूछे कि 12 वोल्ट की बैटरिया इसमें कितनी धारा उत्पन्न कर रही है, तो इसको किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, ये सारी चीजें बताया गया है। तो ये ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम आपको आज से भी 70 में 70 आपकी तैयारी करा सकते हैं, कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे बच्चों, कोई डर नहीं है। हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को अच्छे तरीके से आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया गाइडेंस, कुछ नए इम्पैक्टफुल टॉपिक और बहुत ही आसान लैंग्वेज में यहाँ पर कंटेंट मिलने वाले हैं। अपने और दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये आपने दोस्तों के लिए 5 नंबर उनका मिस मत करना। तो ये शेयर जरूर कर दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी से लाइव। क्या आप सभी के लिए लाइव आए क्या, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि हाँ सर लाइव वीडियो भी प्रोवाइड किया जाए। तो मिलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थैंक यू।